बारिश में गरीब बहू की दावत। प्रिया और उसका परिवार बहुत गरीब थे, पर फिर भी प्रिया का पति अजय उसको हमेशा खुश रखता, पर उसकी सास हमेशा प्रिया से नाराज रहती। ऐसे ही एक दिन प्रिया खाना बनाती है और थोड़ा सा खाना ज्यादा बन जाता है। उस बचे हुए खाने को देखकर प्रिया की सास सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया पर भड़कने लगती है। बहू, ये सब क्या है? क्या तुझे खाने का हिसाब नहीं पता कि हम सब कितना खाते हैं? माँ जी, मैंने तो रोज जितना ही खाना बनाया था, पर पता नहीं आज थोड़ा सा खाना कैसे बच गया। अच्छा, तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी। बहू, घर में खाना दो ही कारण से बच सकता है, या तो तू बाहर से कुछ खाकर आई थी, या तो फिर तूने खाना ज्यादा बनाया था। अरे, मैं भी बहू रह चुकी हूँ, पर मजाल है आज तक मुझसे कभी भी थोड़ा सा खाना भी ज्यादा बना हो। ऐसा नहीं है माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। भला मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे घर का अनाज बर्बाद हो, और वो भी जब एक एक रोटी के लिए हम लोग तरसते हैं। अरे कल मोही, इतनी भोली मत बन तू तो चाहती है कि हम सब भूखे मर जाए। वैसे भी मैंने सुना है तुझे लोगों को अपने हाथों का खाना खिलाने का बड़ा शौक है। हाँ, तूने पड़ोसियों के घर में खाना भिजवाने के लिए जानबूझकर खाना ज्यादा बनाया है, ताकि तू ये खाना किसी और को खिला सके। इतना बोलकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। सुमित्रा की ये बात सुनकर प्रिया को बहुत दुख होता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का राशन खत्म हो जाता है, जिस पर एक बार फिर सुमित्रा प्रिया को ताने देने लगती है। और करो खाने की बर्बादी। बहुत शौक है ना लोगों को दावत देने का। यहाँ घर में खुद खाने के लिए कुछ नहीं बचा। महारानी रोज लोगों को घर में बुलाकर दावत करवाती है। माँ जी, मैंने कब किसको दावत दी? आप हमेशा मुझे भला बुरा क्यों सुनाती हो? आप ये भी तो देखिए, इस बार का राशन 2 महीने चला है, जो राशन 1 महीने चलता था। सोचे मैंने कैसे पेट काट कर 1 महीने के राशन को 2 महीने में चलाया होगा। आज प्रिया चुप नहीं रहती और अपनी सास को जवाब दे देती है, जिस वजह से सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया पर हाथ उठा देती है। उसी बीच प्रिया का पति अजय वहां आ जाता है और ये सब देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ये क्या कर रही हो? आपने प्रिया पर हाथ क्यों उठाया? पूछ अपनी बीवी से। अरे तेरी बीवी हर समय माता रानी के आगे बैठकर उनसे प्रार्थना करती है कि अगर हमारा घर बड़ा हो जाएगा तो मैं यहाँ लोगों को दावत दूंगी। अरे इस कलमोही को बता, जब से ये अपने अशुभ पैर लेकर इस घर में आई है, तब से इस घर की खुशियाँ चली गई है। इस घर की लक्ष्मी रूठ कर चली गई है। अब कभी हमारा घर नहीं बन पाएगा और ना ही हम किसी को दावत दे पाएंगे। और आज इस लड़की ने आज मुझसे जुबान लड़ाई है। बस करो माँ, आप इतनी छोटी सी बात पर प्रिया पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? अगर प्रिया का सपना है कि वो घर बनने के बाद लोगों को अपने घर दावत पर बुलाए, तो इसमें क्या खराबी है? क्या आप नहीं चाहती कि हम इस गरीबी से उठें, और क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया इसलिए आपको ब्लेम नहीं कर सकती हो? अनाज है, एक ना एक दिन खत्म होना ही था। अजय अपनी बीवी की साइड लेता है और अपनी माँ को ही समझाने की कोशिश करता है। अपने बेटे को अपनी बहू की साइड देखकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाकर सोने के लिए चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रिया हमेशा की तरह माता रानी से बस एक ही प्रार्थना करती है, हे माता रानी, अब तो मेरी सुन लो। आखिर आप कब तक मेरी इस तरह से अग्नि परीक्षा लेती रहोगी? मेरे पति को कोई नौकरी दिला दो, ताकि वे मेहनत मजदूरी छोड़ सके और हमारा घर जो पूरी तरह से टूट गया है उसे हम दोबारा बनवा सके। माँ, दावत सब करते हैं, मैं भी एक बार अपने इस गरीब खाने में लोगों को दावत पर बुलाना चाहती हूँ। माँ, मेरी प्रार्थना सुन लो, ये एक गरीब की पुकार है। प्रिया दिन रात माता रानी के सामने प्रार्थना करती है और अपने पति की आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए खुद भी काम करने लगती है। अब दोनों पति पत्नी जैसे कुछ पैसे जोड़े जाते हैं और आखिरकार अपना टूटा हुआ घर बनवा लेते हैं। देखो प्रिया, आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ, हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है बहू। मैं हमेशा ताने देती रही, पर आज अपना छोटा सा बना हुआ घर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हमें बारिशों में भी दिक्कत नहीं होगी। बहू, तेरा हमेशा से सपना था ना कि तू अपना घर बनाए और लोगों को दावत पर बुलाए। हाँ माँ जी, सपना तो है, पर अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लोगों को दावत दे सकूं। ऐसा मत बोल बहू, तेरी सास जो है हमेशा तेरे रास्ते में रुकावट बनती रही है, आज वे तेरे रास्ते से हट रही है। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तो उन पैसों से दावत कर। मैं मोहल्ले वालों को बता देती हूँ कि कल की दावत हमारी ओर से है। अपनी सास का बदला रूप देखकर प्रिया की खुशी दोगुनी हो जाती है
और वो दावत की सारी तैयारियां कर लेती है। पर अगले दिन दावत के समय पर ही तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से वो अपने छोटे से घर में मोहल्ले वालों को बैठाकर नहीं खिला पाती और उसकी मुश्किलें बढ़ जाती है। अजय, अब हम क्या करें? कितनी बारिश हो रही है, गली में पानी भर गया है और हमारा इतना छोटा घर है कि हम घर में किसी को दावत भी नहीं खिला सकते। अब क्या होगा? हमारा सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। इस बारिश की वजह से हमारी दावत कहीं अधूरी ना रह जाए। प्रिया, तुम हिम्मत क्यों हारती हो? ये बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा खाना बर्बाद नहीं होगा। हम आज ही दावत करेंगे। मैं कुछ पन्नी लेकर आ रहा हूँ। छत पर हम टेंट लगा देंगे और मोहल्ले वालों को बारी बारी करके छत पर बैठाकर खाना खिलाएंगे। हाँ बहू, अजय बिल्कुल सही कह रहा है। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जा बेटा, तू जाकर पन्नी ले आ ताकि हम टेंट लगाकर अपनी दावत पूरी कर सके। अब क्या था, अजय बारिश में भीगता हुआ कुछ पन्नी खरीद कर लाता है और छत पर पन्नी से टेंट लगा देता है और उस टेंट के नीचे ही मोहल्ले वालों को अपने हाथों से बैठाकर खाना खिलाता है। अजय बेटा, इस बरसात में दावत करने की क्या जरूरत थी? बरसात रुक जाती तब कर लेते। आंटी, हमें पता नहीं था कि आज बरसात होगी। हमारे घर में टीवी भी नहीं जो हमें न्यूज के जरिए पता चल सके। आप सभी को हमने दावत के लिए बुला लिया था और घर में प्रिया और माँ ने मिलकर खाने की भी तैयारी कर ली थी। अब ऐसे में अगर आप लोगों को दावत नहीं देता तो हमारा खाना बर्बाद होता। मोहल्ले वाले भी क्या सोचते कि दावत की बोलकर दावत नहीं दी, इसलिए बरसात में भी इस तरह से मुझे दावत करनी पड़ी। बेटा, भगवान करे तेरी गरीबी बहुत जल्दी खत्म हो जाए और इसी तरह से तू धीरे धीरे दिन दुगनी रात चौगनी करे। इस तरह से अजय अपनी बीवी और माँ के साथ इस बरसात में दावत करता है और सभी मोहल्ले वालों को पेट भर कर खाना खिलाता है। शंकर बहुत गरीब था, पर गरीब होने के बाद भी उसने अपनी बीवी काजल, माँ सुमन और बेटी नैना को कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी थी। शंकर हमेशा कोशिश करता कि वो अपनी माँ और बीवी बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ दे सके, पर एक गरीब कभी भी अपने परिवार को दुनिया की पूरी खुशियाँ नहीं दे सकता था और ऐसा ही कुछ शंकर के साथ हो रहा था। काजल बहू, खाना कब बनेगा? अरे कितनी गर्मी हो रही है घर में। और नैना बेटा, तू अपनी माँ के पास क्यों बैठी है? तुझे गर्मी लगेगी। दादी, जैसे आपको और मुझे गर्मी लग रही है वैसे ही माँ को भी तो गर्मी लग रही होगी और हमसे ज्यादा ही गर्मी लग रही होगी। इसलिए मैं यहाँ पर माँ के पास आकर बैठ गई ताकि मैं उन्हें खाना बनाते समय हवा कर सकूं। नहीं मेरी बच्ची, तू जाकर दादी को हवा कर दे, मैं ठीक हूँ। तेरी तो किस्मत खुल गई बहू, इतना अच्छा पति और बेटी पाकर। हाँ माँ जी, पर मैं दुखी हूँ कि मैं अपनी बेटी को ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकती। हालांकि शंकर जी इस परवरिश में किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देते, पर फिर भी। बहू उदास क्यों होती है? हम गरीब से जितना बन पाता है उतना तो हम करते ही है ना, और जो चीज हमारे बस में नहीं है उस चीज का हम क्या कर सकते। काजल और सुमन अपनी गरीबी से परेशान थे, तो वहीं कुछ देर बाद शंकर थका हारा पसीने से लथपथ घर आता है और घर आने के बाद भी उसे गर्मी का ही सामना करना पड़ता है। उफ, ये गर्मी, समझ नहीं आता इस गर्मी से छुटकारा कैसे पाएं। हाँ पापा, बहुत गर्मी हो रही है। आपको पता है कल मैं अपनी दोस्त के घर गई थी। उनका घर बहुत बड़ा है और उनके हर कमरों में एसी लगी है। मेरी दोस्त एसी के नीचे बैठकर पढ़ाई करती है। अगर ऐसी बात है तो तुम उसके घर जाकर ही पढ़ाई कर लिया करो। तुम्हें यहाँ गर्मी में पढ़ाई करने में दिक्कत होती होगी ना? नहीं पापा, अब मैं कभी अपने उस दोस्त के घर नहीं जाऊंगी। वो बहुत घमंडी है क्योंकि वो अमीर है, इसीलिए हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है और आपका भी मजाक बनाती है। इसीलिए मैं इस गर्मी में ही पढ़ाई करूंगी। इतना बोल कर नैना पढ़ाई करने लगती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर शंकर को भी बहुत बुरा लगता है और वो देखता है कि उसकी बेटी पसीने से बेहाल होकर पढ़ाई कर रही है। ये देखकर शंकर अपनी बीवी से कहता है, काजल, आज घर में बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या तुम अभी कुछ देर पहले खाना बनाकर हटी हो? हाँ माफ करना, आज खाना बनाने में लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाहर बैठने जा रहा हूँ। शंकर कुछ देर के लिए बाहर जाकर बैठ जाता है और अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद काजल बाहर आती है और शंकर को परेशान देखकर उससे कहती है, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ काजल, सब ठीक है। बस मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी को एक लग्जरी लाइफ कैसे दूं। उसे कितना खलता होगा दूसरों के घर में एसी देखकर। अब मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊं कि ये पंखा भी मैंने उसके लिए ही लगवाया था, पर गर्मी इतनी ज्यादा है कि पंखा भी हवा नहीं देता।
आप ज्यादा मत सोचिए, नैना बहुत समझदार है, इसीलिए वो हमसे कभी कुछ नहीं कहती। नैना, मुझे इसी बात का तो दुख है कि मेरी बेटी मुझसे कभी कुछ नहीं कहती। उसे कितनी चीजों की जरूरत होती है, पर वो हमेशा अपना मन मार लेती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि कुछ चीजें हम चाहकर भी उसे नहीं दे पाएंगे। अब शंकर अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान होता है और उसकी भी इच्छा होती है कि वो अपने घर में एसी लगवाए, और इसलिए शंकर अपनी बीवी के साथ दुकान पर जाता है, जहां वो कई तरह के एसी देखता है और दुकान वाले से एसी का रेट पूछने लगता है। भाई साहब, ये एसी कितने की मिलेगी? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है जैसे कि तुम किसी गरीब खाने से उठकर आए हो। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, एसी बड़े घर के लोगों के लिए होता है, तुम जैसे छोटे गरीब घर के लोगों के लिए नहीं है। एसी तुम्हारी औकात से बाहर है, समझे? ये क्या तरीका हुआ अपने ग्राहकों से बात करने का? अगर हम गरीब है तो क्या हम एसी नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो, पर उसके लिए जेब में उतने पैसे भी होने चाहिए, और तुम्हारी तो जेब भी नहीं है और हाथ भी खाली है। और एक बात बहन जी, जिस एसी पर तुमने हाथ रखा है ना, वो एसी लाखों का है। बोलो, ले सकती हो? अगर ले सकती हो तो मैं अभी पैक कर देता हूँ। भाई साहब, आप नाराज मत होइए, और हम अभी एसी लेने के लिए नहीं आए हैं। हम तो बस रेट पता कर रहे थे ताकि पैसे जमा करके अपनी बिटिया के लिए एसी लगवा सके। पर आपने सही कहा, एसी हम गरीबों के लिए नहीं है। चलो, मेरी बात तो तुम्हें समझ आई, अब निकलो यहाँ से। पता नहीं बौनी बट्टे के टाइम में खाली हाथ लेकर आ जाते हैं दुकान में। बेचारा शंकर उदास होकर अपनी बीवी के साथ घर आ जाता है। शंकर का उतरा चेहरा और उसकी लाचारी देखकर काजल को भी बहुत दुख होता है, और वो शंकर की मदद करने के लिए शंकर से कहती है, शंकर जी, मैं जानती हूँ आपने मन बना लिया कि आप हमारे इस रसोई में एसी लगवा कर ही रहेंगे, ताकि खाना बनाने में मुझे कभी गर्मी ना लगे और काजल को भी पढ़ाई करने में दिक्कत ना हो, और माँ जी की भी गर्मी से तबीयत खराब ना हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? काजल, तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो, पर मैं आज खुद को बहुत लाचार समझ रहा हूँ। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं कि मैं एसी खरीद सकूं, और शायद इस रकम को जमा करने में मुझे काफी टाइम लग जाए। आपसे किसने कहा कि आप अकेले हैं? मैं भी तो हूँ, आपसे मैं भी काम करूँगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपनी रसोई में एसी लगवाएंगे, ताकि रसोई में एसी लगने से हमारे पूरे परिवार को एसी की हवा मिल सके। पर काजल, माँ कभी नहीं मानेगी, और तुम घर को, माँ को, नैना को, और फिर बाहर जाकर काम कैसे संभालोगी? ये सब मैं सब संभाल लूंगी, और अगर आप माँ जी से बात करोगे तो माँ जी भी मान जाएंगी। काजल शंकर से अपनी नौकरी के लिए बात कर ही रही होती है कि उसकी ये सारी बातें सुमन सुन लेती है और काजल से कहती है, बहू तू बिल्कुल सही कह रही है। शायद मैं पुराने ख्यालात की हूँ, इसलिए मैंने तुझे तेरे कहने पे नौकरी करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन समय के साथ अब मेरी सोच बदल चुकी है। तो मुझे लगता है कि घर चलाने के लिए घर के हर आदमी को काम करने की जरूरत है। तो तू एक काम कर, कल से नौकरी की तलाश कर लियो, और नैना को मैं अच्छे से संभाल लूंगी। अब क्या था, सुमन की इजाजत मिलते ही अगले दिन काजल नौकरी की तलाश में चली जाती है, और उसे रूपा नाम की एक औरत के घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मेरे घर जाने का समय हो रहा है। क्या मैं घर चली जाऊँ? हाँ काजल, क्यों नहीं, तुम आराम से जाओ। अच्छा मेम साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या मैं अपनी बेटी को स्कूल के बाद यहाँ ला सकती हूँ? मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, पर हमारे छोटे से घर में गर्मी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे कमरे में ही खाना बनता है, और गर्मी की वजह से मेरी बेटी सही से पढ़ाई नहीं कर पाती। आपके घर में एसी लगी है, अगर आप इजाजत दें तो। रूपा एक बहुत सुलझी और नेक दिल इंसान थी। अब जैसे ही रूपा को काजल की गरीबी और बुरी हालत के बारे में पता चलता है, वो एक एसी तुरंत उसके रसोई घर में लगवा देती है। ये देख काजल कहती है, मेम साहब, मैंने तो अपनी बेटी को लाने की इजाजत मांगी थी आपसे, और आपने मेरी रसोई में एसी लगवा दी। मेम साहब, मैं एसी नहीं ले सकती, आप इसे ले जाएं। मैं तुम्हारी खुददारी जानती हूँ काजल, इसलिए तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी सैलरी में से तुम्हारे एसी के पैसे थोड़े थोड़े काट लिया करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने तुमसे एसी के पैसे नहीं लिए तो तुम भी एसी की हवा नहीं लोगी। अब काजल और उसके परिवार वाले रूपा को मना नहीं कर पाते, जिसके बाद रूपा हर महीने काजल की सैलरी में से थोड़े पैसे एसी के लिए काट लेती है, और इस तरह से एक गरीब बहू के रसोई में एसी लग जाती है, जिसकी हवा पूरे घर में फैलती है।